औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? होपफुली आप खैरियत से होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे घर पे। आज के बेटा जो लेक्चर है इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई। ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा है रिगार्डिंग द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से भी ये लास्ट टू जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जब उसके लैंड अडेप्टेशंस को डिस्कस किया था, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिगार्डिंग देम, और उसमें अगर किसी क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं कर पाया हूँगा तो डेफिनेटली आई विल आंसर, इट विल बी नॉट सुटेबल फॉर मी टू आंसर ऑन द कंप्यूटर, तो मैं इंशाल्लाह उसको वीडियो लेक्चर के तरफ ही कवर करूँगा। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। सो पहले तो आपको बेटा इसका पता होना चाहिए इकोनॉमिक क्या चीज़ होती है। इकोनॉमिक मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिलेवेंट टू प्रॉफिट और लॉस, यानी कि इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, उसको हम कवर करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, या इकोनॉमिक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिकली फंजाई जो है ये फ़ायदा भी बहुत देता है और नुकसान भी बहुत करता है। ये दो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे कि सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे, ठीक है, कि ये हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी हेडिंग में द एडिबल फंजाई। एडिबल मीन्स दैट इज़ पैलेटेबल, जो खाया जा सके, जो हम इसको आसानी से खा सकें और उसको हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज भी कर सके, उस ऐसी चीज़ को एडिबल कहा जाता है। तो इसी तरह से कुछ फंजाई जो हैं वो एडिबल भी हैं, खाए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें तीन कैटेगरीज हैं विच इज़ कंसर्न एज फार एज विच इज़ कंसर्न विद आवर सिलेबस। तो नंबर वन आर द मशरूम्स, तकरीबन 200 के करीब बेटा स्पीशीज़ हैं जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। उसमें मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल होती हैं एडिबल, खाने के तौर पर, ठीक। उसमें से एक जो है वो मशरूम्स हैं। मशरूम्स में एक स्पीशी है बहुत ही मशहूर है विच इज़ कॉल्ड एज एगेरिकस। ये इसका एक जनरा है जो कि इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एडिबिलिटी, ठीक है। ये एडिबल है, खाया जा सकता है इसको आसानी के साथ, एंड पैलेटेबल भी है। हमारी बॉडी को इससे फ़ायदा भी होता है मशरूम से, इस वाले मशरूम से, जो कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। आगे चल के मैं बताता हूँ कुछ ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं। वो इसके बाद पहले हम इसको डिस्कस कर लें इस क्लास को। इसी तरह से कुछ मॉरल्स हैं मशरूम्स का, तो पता है ना बेटा, इस तरह से ये मशरूम्स होते हैं, ठीक है। और किसी तरह से कुछ मॉरल्स हैं। मॉरल्स में जो इम्पोर्टेंट है इसके एक दैट इज़ मोर्चेला एस्क्यूलेंटा, साइंटिफिक नेम है उस मॉरल का जो कि इस्तेमाल होती है खाने के तौर पर, खाने के तौर। बेटा ख़ास बात ये नोट कीजिएगा, जो भी मैं साइंटिफिक नेम लिखता हूँ, कंप्लीट साइंटिफिक नेम लिखता हूँ, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करता हूँ, और ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ रूल, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। तो आप जब भी, क्योंकि आपने तो लिखना है, ठीक है, तो जब भी आप वेन एवर इट इज़ हैंड रिटन, तो आपने उसको अंडरलाइन लाजमी करना साइंटिफिक नेम, वो इट इज़ अ रूल। नहीं लिखेंगे तो द एग्जामिनर में डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। आपने सही लिखा है तो हो सकता है आधा नंबर सिर्फ इसका काट लें, आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। सो
मॉर्चेला और एस्कुलेंटा, ये मॉरल है। मॉरल्स को भी मैंने आपको बताया था किस तरह की शेप होती है, ये इस तरह से, इसमें हनी कॉम्ब लाइक किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इनको हम कहते हैं मॉरल्स। तो मॉर्चेला एस्कुलेंटा ये एडिबल है। इसी तरह से कुछ ट्रफल्स हैं, ट्रफल्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिकली अंडर ग्राउंड fruiting bodies and they are strong smelling, इनके एरोवा बहुत एक करेक्टरिस्टिक होता है इनका, बहुत तेज़ खुशबू होती है इनकी। और लेकिन ख़ास बात क्या है, दे आर अंडरग्राउंड, यानी कि ज़मीन के नीचे होते हैं, एंड दे आर द फ्रूटिंग बॉडीज़। अब तक आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा मैंने इसको फ्रूट क्यों नहीं कहा, फ्रूटिंग बॉडी पे, क्योंकि फ्रूट आमतौर पर जो टर्म है दैट इज़ रेलिवेंट टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होती हैं और ज़ेर ज़मीन होती हैं, ठीक है। तो इसको फिर ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, द ट्रेन्ड डॉग्स एंड पिग्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट दैम। एक ख़ास किस्म के डॉग्स और पिग्स जो होते हैं उनको पहले ट्रेन किया जाता है कि उनको स्नफ़ करवाया जाता है कि इस चीज़ की, इस ख़ास किस्म के ऑर्डर को आपने ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो स्नफिंग के ज़रिए, आपको पता नहीं कि जो सूंघने की हिस्स होती है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से उनको ढूंढते हैं। फिर वहाँ जहाँ पे वो निशानदेही करते हैं तो फिर वो जो उनके साथ जो बंदे होते हैं उनको वहाँ से डिग कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से निकाल देते हैं। और इनकी जो शेप आपको मैंने बताया था, दे आर लाइक इरेगुलर सी पोटैटो लाइक होते हैं, ठीक है। ट्यूबर स्पीशीज़ है ये, जैसे कि पोटैटो जो है वो क्या, दैट इज़ ऑल्सो अंडरग्राउंड ट्यूबर। तो ये पोटैटो की तरह के होते हैं, इस तरह से इरेगुलर शेप्ड जो ट्रफल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, रेनडियर मॉस, रेनडियर मॉस बेटा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ये प्लांट्स की कैटेगरीज में आता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आता है, ये प्लांट्स की कैटेगरीज में आता है, जो कि दिखने में ऐसे लगेगा प्लांट है, लेकिन वो बेसिकली प्लांट नहीं होता। दैट इज बेसिकली अ फ्रूटिकोज लाइकन, ठीक है। इट इज़ बेसिकली, ये रेनडियर मॉस क्या है, एक खास किस्म का वो स्ट्रक्चर लाइकन है, फ्रूटिकोज। लाइकन्स की मैंने आपको टाइप्स पढ़े थे ना, फोलियोज, फ्रूटिकोज, क्रस्टोज। तो ये फ्रूटिकोज है, ब्रांचिंग, और दिखने में ऐसे लगता है जैसे प्लांट होगा। ये खास किस्म का लाइकन आता है, तो इसकी मुशाबहत की वजह से इसको मॉस कहा जाता है, प्लांट की मुशाबहत की वजह से इसको मॉस कहा जाता है, ठीक है। और रेनडियर एक खास किस्म का हिरन होता है, इसको हम कतबी हिरन भी कहते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर जो पोल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का हिरन होता है ये, ठीक है। तो ये जो लाइकन है, इट इज़ कंज्यूम्ड बाय दैट रेनडियर। वो खास किस्म का जो हिरन है वो इसको खाता है, और इसके साथ उसी तरह के जो उनसे हर्बीवोर्स हैं एंड अदर लार्ज एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। तो ये था बेटा इसकी एडिबिलिटी के हवाले से कि ये इसकी लाइकन्स में, ठीक है, कि इसमें मशरूम्स हैं, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, एक लाइकन है जो कि आमतौर पर खाई जाती है, मुख्तलिफ इंसान भी खाते हैं और बाकी जानवर भी जो एनिमल्स हैं वो भी उसको खा सकते हैं, ठीक है, एडिबिलिटी के वजह से। लेकिन मैंने एक बात बताई आपको कि सारे मशरूम्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते हैं, बी वेयर ऑफ दैट। आमतौर पर ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं मशरूम्स, ठीक है। तो सम मशरूम्स आर पॉइजनस, जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज टोड स्टूल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो व्हाट आर टोड स्टूल्स, ठीक है। जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं उनको कहा जाता है टोड स्टूल्स। टोड का पता है आपको, एक फ्रॉग होता है
एक टोड होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ अभी थोड़ा सा समझा दूँ। जो फ्रॉग होते हैं बेटा, उनके अपर लिम्ब यानी कि उनके जो बाजू होते हैं वो छोटे होते हैं, और उनके जो लोअर लिम्ब है यानी कि उनकी जो टांगें होती हैं वो बड़ी होती हैं। ऐसे मेंढकों को, ऐसे फ्रॉग जो एनिमल्स उनको फ्रॉग्स कहा जाता है। और जो टोड होते हैं उनके तकरीबन जितना ऊपर वाले लिम्ब्स हैं यानी कि बाजू हैं, तकरीबन उतनी ही उसी ही साइज़ की इनकी लेग्स होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह से। और आम तौर पर ये जो टोड होते हैं दे आर पॉइजनस। इंशाल्लाह बाकी डिफरेंसेस आपकी जब डिटेल्स आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। दिस इज़ फ्रॉग एंड दिस इज़ अ टोड। तो ये टोड्स आमतौर पर पॉइजनस होते हैं। तो इसकी जिनसे मशरूम्स होते हैं, ये कंसेप्ट है इसके हवाले से, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है इस हवाले से कि ये जो मशरूम्स के ऊपर ये डिफरेंट कलर्ड मशरूम्स होते हैं, ये इनके ऊपर जा कर के वो बैठते हैं, ठीक है। तो इस वजह स्टूल मीन्स एनीथिंग विच इज़ यूज फॉर सिटिंग, जैसे स्टूल जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पर इस वजह से इनको नाम दिया गया टोड स्टूल्स का, ठीक है। जो पॉइजनस मशरूम्स हैं वहाँ पर टोड्स जाके बैठते हैं पॉइजनस सेंस में, और चूंकि ये मशरूम्स भी पॉइजनस हैं तो उस सेंस में इनको कहा जाता है द टोड स्टूल। इसमें दो एग्जाम्पल्स जो हमारे बुक में कोट की गई हैं। नंबर 1 इज द डेथ कैप, या जिसको कहते हैं डेथ एंजल, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम है इसका जो दैट इज अमानीटा। इट इज़ अमानीटा, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो मशरूम है ये पॉइजनस है बेटा, बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो हमारे बुक में कोट की गई है इसके पॉइजनस होने के वाले से, दैट इज़ जैक ओ लैंटर्न, ठीक है। दैट इज़ जैक ओ लैंटर्न। इसको जैक ओ लैंटर्न इसलिए कहा जाता है, लैंटर्न ये बेसिकली ये मशरूम जो है ये इट इज़ ऑरेंज गिल्ड, यानी कि इसके जो गिल्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के होती है। ऑरेंज कलर का ये मशरूम है, ठीक है। पॉइजनस मशरूम है जैक ओ लैंटर्न। और लैंटर्न मीन्स एनी चीज़ विच ग्लोज, तो इसके बायोल्यूमिनेसेंस होने की वजह से इट इज़ बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है। ये रात के अंधेरे में ये थोड़ा ग्लो भी करता है, ठीक है। तो ये थे बेटा एज फार एज विच इज़ आवर कंसर्न विद द सिलेबस द एडिबल फंजाई। और ये उसमें एक ख़ास पॉइंट था कि जो हमने इसको जो पॉइजनस मशरूम्स हैं उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है, इनको नहीं खाना। सेकेंड जो पॉइंट है बेटा दैट इज़ रिगार्डिंग द फूड इंडस्ट्री। तो ये चूँकि खाए जा सकते हैं तो इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ ना, ठीक है। लेकिन जो खाने के काबिल हैं, जो कि एडिबल हैं, जो कि जिसकी हमने एग्जांपल स्टडी की। दूसरा फूड इंडस्ट्री में बेटा इसका क्या फ़ायदा है। फूड इंडस्ट्री के वाले से देखेंगे तो उसमें नंबर 1 द यीस्ट्स। यीस्ट मैंने बताया था कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक सिंगल फंगस नहीं है, इट्स अ ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पर जो है कौन सी यीस्ट, द Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। Saccharomyces cerevisiae ये वाली जो यीस्ट है ड्यू टू इट्स फर्मेंटिंग एबिलिटी, ये फर्मेंटेशन आपको पता है दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में से आएगा भी, इसकी डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ड्यू टू फर्मेंटिंग एबिलिटी इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और उससे फ़ायदा किस फॉर्म में हासिल किया जाता है, इस फर्मेंटेशन की वजह से बाय प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बन्स, डोज, ठीक है। और इसके अलावा लाइकर,
ठीक है। इसके वाले से तो आपको होनो होगी, ठीक है। ये जो ब्रेड बनती है, बंद बनते हैं, और ये तुमसे पिज़्ज़ा के डो या शवारमा के डो वगैरह ये सारे इसी से बनते हैं। इस की फर्मेंटिंग एबिलिटी, और साथ में लाइकर का मतलब होता है ये जो से ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, वोडका, ये इस तरह की जो जितनी भी अवेलेबल होती हैं, जो कि हमारी शरीयत में हराम है, ठीक है। इस्लाम में इनको हराम करार दिया गया है, लेकिन बाहर के ममालिक में इसी से ये फर्मेंट करवा के इसे बनाते हैं और वो इसको यूटिलाइज़ भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है इस फॉर डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस, लाइक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, या दूसरे केमिकल्स को बनाने की के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। तो ये लाइकर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, बंस बनाने के लिए वगैरह वगैरह। दूसरा जो इसमें फूड इंडस्ट्री में देखेंगे हम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक फंगस है, इसको हमने वैसे इसका डिस्कस भी किया था, ठीक है। बेसिकली इट्स एन इम्परफेक्ट फंगस। तो इसको फूड इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इट गिव्स or it is used to give specific aroma, flavor and color to some cheese. तो इसमें इनका मीनिंग भी होपफुली आपको पता होगा। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, ठीक है, और फ्लेवर का मतलब होता है जायका, टेस्ट, और कलर, यू नो दैट। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ चीज़ होती हैं। चीज़ का मतलब पनीर जो होती है, और ये क्या है बेसिकली, दैट इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि दूध दही से बनती है। तो पनीर को रंग देने के लिए, कुछ को उसको फ्लेवर देने के लिए, यानी कि जायका देने के लिए, और कुछ को खुशबू देने के लिए पेनिसिलियम को इस्तेमाल किया जाता है इन द फूड इंडस्ट्री एट अ लार्ज स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह से एक और फंगस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन द फूड इंडस्ट्री कॉमनली, इट इज़ एस्परजिलस। एस्परजिलस का नाम आप पहले भी सुना होगा आपने, ठीक है, इस चैप्टर में भी डिस्कस हुआ, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था। तो जो एस्परजिलस है, इसको एक तो इस्तेमाल किया जाता है टू फर्मेंट सोयाबीन इनटू सोया सॉस एंड सोया पेस्ट। ये फूड के तौर पर इस्तेमाल, सोया सॉस, सॉसेजेस का पता है आपको, सोया सॉस, चिली सॉस। तो जो सोया सॉस है ये सोयाबीन से बनता है, ये उसकी फर्मेंटेशन के बाद जो है वो, और ये एस्परजिलस उसको फर्मेंट करवाती है। एंड नंबर 2, द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आमतौर पर ये वीक एसिड है, और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल इसको किया जाता है। इन कैंड फूड्स, जितने भी जो कैंस के अंदर आते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, आपको पता है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए आमतौर पर सिट्रिक एसिड को प्रिजर्वेटिव के तौर पर या प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहाँ से बनता है? एस्परजिलस से बनता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स बेटा हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा जो हम इसका इकोनॉमिक गेन पढ़ेंगे, दैट इज इन द मेडिसिन इंडस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ तरह की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ फंजाई से प्रिपेयर की जाती हैं। उसमें सबसे जो टॉप लिस्ट है, जैसे कि हमने फूड में देखा था पेनिसिलियम को, यहाँ पर मेडिसिन के अंदर भी पेनिसिलिन का नाम आपने सुना है। पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है विच वाज डिस्कवर्ड
by Alexander Fleming in 1928। याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड 1928 पेनिसिलिन, ठीक है। और किससे बनती है? फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये बेटा याद रखना है, पेनिसिलियम जो है एक जेनेरा है, तो इसके आगे मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम है उससे ये एंटीबायोटिक बनती है। और एंटीबायोटिक्स का आपको पता है ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें से ये टॉप है और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुई थी, ठीक है, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलियम से डिस्कवर, पेनिसिलियम क्या आपने पढ़ा, दैट इज़ अ बेसिकली फंगस। इस तरह से एक और एंटीबायोटिक है बाय द नेम ऑफ लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन ये एक कैटेगरी है स्टैटिन्स की। स्टैटिन एक इसमें प्रीफिक्स का यूज़ होता है, ऐसी अद्वियात जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ये ऐसी एंटीबायोटिक है विच इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल and also as preventive मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो इज फ्रॉम हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स द ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो उनसे बचने के लिए, उनकी बीमारियों से, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी उनकी बीमारियों से बचने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है लोवास्टैटिन को। जो अब थर्ड एक एंटीबायोटिक है बाय द नेम ऑफ साइक्लोस्पोरिन। याद रखिएगा बेटा ये सारी ये एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन भी है, लोवास्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन, ऐसे के आगे भी दो और पढ़ेंगे, वैसे ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, यानी कि आमतौर पर ट्रीटमेंट के लिए एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल है। सो साइक्लोस्पोरिन, इसके हवाले से आपने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता होता है, उसमें याद रखना है ये सॉइल फंगस है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल फंगस। ये सॉइल फंगस से हासिल की जाती है। एक ऐसी फंगस है जो कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रहती है, उससे ये एंटीबायोटिक जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है या उससे प्रिपेयर की जाती है साइक्लोस्पोरिन। और जो साइक्लोस्पोरिन है इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट आमतौर पर जो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या लिवर ट्रांसप्लांट हो गया या हार्ट ट्रांसप्लांट या और भी मुख्तलिफ लेकिन आमतौर पर कॉमनली इन ट्रांसप्लांट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एंटीबायोटिक का बेटा क्या रोल है? यहाँ पर ये जो एंटीबायोटिक है इट एक्ट्स एज इम्यूनोसुप्रेसेंट। एक जनरल रूल है बेटा, याद रखिएगा, जब भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके बाद एक वैरायटी ऑफ मेडिसिन दी जाती है जिन्हें कहा जाता है इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनो इज रेलेवेंट फॉर इम्यूनिटी, इट इज़ फॉर इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, एंड सुप्रेस का मतलब होता है टू स्लो डाउन और टू हार्ट या रोक देना या उसको कम कर देना। तो एक्चुअली ये मेडिसिन हमारे बॉडी का जो सा इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको ये सुप्रेस कर देती हैं, रोक देती हैं, कम कर देती हैं। और इनका मकसद ऐसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, सपोज़ कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है,
तो हार्ट किसी से लिया ना, मतलब किसी डोनर से लिया गया है, या किडनी को ट्रांसप्लांट किया, किसी डोनर से किडनी ले गई है, तो वो मतलब कि जब वो किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर लगाई जाएगी, तो हमारी बॉडी तो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेगी, मतलब हमारी बॉडी की वो हिस्सा तो नहीं था, वो तो किसी ने हमें दिया। ये एक अलग इशू है कि वो उसमें ऐसे नहीं किसी की लगा दी जाती, उसमें वो क्रॉस मैचिंग होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैच करने के बाद दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है जो डोनर से आ रही है। तो जब भी कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करती है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ इम्यूनिटी चला देता है, उसको किल करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल करेगा। तो इसी तरह से जो उनसे किसी कहीं से जो डोनेट की गई किडनी या लिवर या हार्ट या एनीथिंग, तो वो जब लगेगा तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम चला सकती है और उसको ख़राब कर सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुई है उसका इम्यून सिस्टम सोया रहे, ताकि वो बॉडी का के साथ जो ऑर्गन है वो एडजस्ट हो सके। तो जो साइक्लोस्पोरिन है ये सॉइल फंगस से हासिल की जाती है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर, ताकि टू प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन, ताकि वो जो सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर या हार्ट या किडनी, वो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो हमारे इम्यून सिस्टम को सुला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लोस्पोरिन जो है वो काम करती है। फोर्थ वन इज मेडिसिनल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली, दैट इज अर्गोटिन। अर्गोटिन भी इसको कहते हैं, अर्गोटामीन भी कहते हैं, ये दोनों यानी कि इस नेम से आती है। ठीक है, ये भी एक फंगस से बनती है बेटा मेडिसिन, जो कि एक हेडेक की, एक ख़ास किस्म का, हेडेक की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें एक टाइप है that is called as, it is used to treat a type of headache called migraine. माइग्रेन या माइग्रेन के बारे में आपने सुना होगा, आधे सर के दर्द को कहा जाता है, हाफ। ठीक है, आधे सर के दर्द को, हेडेक है ये खास किस्म का, आधे सर के दर्द को एक माइग्रेन कहा जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए अर्गोटिन को इस्तेमाल किया जाता है। और अर्गोटिन कहाँ से प्रिपेयर होती है? फ्रॉम अ फंगस। तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में इट हैज़ अ गॉट सिग्निफिकेंट रोल। एंड नंबर 5 इज ग्राइसियोफुल्विन। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखती है। ये एंटी फंगल मेडिसिन है बेसिकली, याद रखिएगा, ये भी हमसे को पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है ग्राइसियोफुल्विन, ये एंटी फंगल ये मेडिसिन है, एंटीबायोटिक नहीं, ये एंटी फंगल है। जो फंगल इन्फेक्शंस, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस लाइक द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन। आमतौर पर ये स्किन के ऊपर जो होते हैं, जल्द के, या फिर ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प कहते हैं जिनसे हमारी जो स्कल के नीचे जो इसके ऊपर जो स्किन होती है, बालों के नीचे जो उनसी स्किन होती है, उसे स्कैल्प कहा जाता है। ठीक है, स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाए, स्किन का इन्फेक्शन हो जाए, या नेल्स, नाखूनों पर आमतौर पर ये फंगस जो अटैक करती है, नाखून ख़राब हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जबकि तमाम वो जो टॉपिकल मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो कि ऊपर ऐसे क्रीम के तौर पर लगाई जाती थी, उनसे आराम नहीं आता, तो उसके बाद फिर इसको दिया जाता है। ये ओरली जो है उसको इन द टैबलेटेड फॉर्म ये दी जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेडिसिनल इंडस्ट्री के हवाले से इम्पोर्टेंस थी। इसी तरह से आगे देखेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस इन यूज़ इन टेक्सटाइल
इंडस्ट्री। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की जो सनत है, कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लाइकेंस आर यूज्ड for obtaining natural dyes used in textile industry, used in textile industry। तो लाइकन क्या है आपको पता है, ये फंगस और फोटोऑटोट्रॉफ का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसमें एल्जी, तो उनसे एक्सट्रैक्ट किया, ये नेचुरल है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले डाइज़ हैं। डाइज समझते हैं जो जैसे आप कपड़े या दुपट्टे या ऐसी चीज़ें रंगवाने के लिए आते हैं, तो इसी तरह से कुछ नेचुरल डाइज़ हैं जो कि इन लाइकन से वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और वो इस्तेमाल की जाती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनके अंदर कपड़ों को डाई करने के लिए। और इसमें एक कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ ऑर्चिल, या इसको आर्चिल भी कहते हैं। ये एक वायलेट कलर की डाई है जो कि ऑब्टेन की जाती है इनसे। तो बेटा ये जो सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ आपकी बुक में लिखी है वो आप उसको याद करते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो अपने नॉलेज के लिए रखें, या अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक है। तो जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कोशिश करता हूँ वो सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ओनली कन्वीनियंस, नॉट उसके लिए आप उसको सिलेबस के अंदर आप उसमें उसको शामिल बेशक ना करें, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली एक और इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से है, दैट दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। So due to नंबर 1 इसमें हम देखेंगे used heavily in genetic and molecular biological research। जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च में इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस बिहाफ के ऊपर इसको फंगस को इस्तेमाल किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज दे हैव रैपिड जनरेशन टाइम एंड नंबर 2 rapidly increasing pool of genetic and biological information। अब इन दोनों चीज़ों को बड़ा ज़्यादा समझिएगा कि जेनेटिक या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च में किस बिहाफ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है फंगस को। नंबर 1 इज़ रैपिड जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है कि बहुत ही जल्दी एक जनरेशन से दूसरी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल इनकी आ सकती है और आती है, ठीक है। तो इस बिहाफ के ऊपर जल्दी से एक यानी पेरेंट्स जो है वो डॉटर सेल और वही जो डॉटर्स हैं वो अगले आगे से नेक्स्ट डॉटर सेल्स, जो इसका जो गैप जनरेशन गैप है वो बहुत शॉर्ट होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का जो गैप है वो बहुत कम होता है, रैपिड होता है। इस बिहाफ के ऊपर इसको ताकि जल्दी रिजल्ट्स आ सकें वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 रैपिडली इंक्रीजिंग द पूल ऑफ जेनेटिक। ये जो सी पूल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या जिसको जीन पूल भी, ये पूल समझते हैं। पूल किसे कहा जाता है? पूल कहा जाता है एक बहुत बड़े एक ऐसे
एक क्राइटेरिया को जिसमें कि तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो जो जेनेटिक पूल होता है इसमें तमाम जीन्स की एक ख़ास इंडिविजुअल से रेलेवेंट जो जितने भी तमाम जीन्स होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हवाले से इसको जेनेटिक पूल भी कहा जाता है। तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है किस वजह से, क्योंकि इसको जेनेटिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी डीएनए आरएनए लेवल के ऊपर इसकी रिसर्च हो रही होती है। तो वो सारी इसे उनके जो सब बैकअप होता है, जो डाटा होता है, वो इसे बिल्टअप किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यीस्ट जो थे, यीस्ट they were the first eukaryotes to be used by genetic engineers। ये पहले ऐसे यूकैरियोट हैं जो कि यीस्ट का इट्स अ फंगस। ठीक है। तो ये इसके पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जिनको जेनेटिक इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया और उनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। और 1983 में, याद रखेंगे आप, इन 1983 जो जेनेटिक इंजीनियर्स थे दे मेड एन आर्टिफिशियल chromosome which was functional, artificial and functional chromosome in Saccharomyces cerevisiae। इसके अंदर उन्होंने पहली दफ़ा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो बनाया था और इसे ही द सेम यूकैरियोट वाज यूज्ड एंड सेम yeast was used in whose जीनोमिक, यही ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर यानी ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसको 1983 में इसमें अंदर पहली दफ़ा आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया गया था फॉर द जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी। और इसकी जो स्टडी है दैट वाज कंप्लीटेड इन 1996 में इसकी जो स्टडी है उसको कंप्लीट भी कर लिया गया था। इसी तरह से जो यीस्ट हैं दे आर आल्सो यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है। हार्मोन ये इसके वाले से जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस बता चलूँ, इनके अंदर ये देखा गया था कि प्लांट एक हार्मोन है ऑक्सिन, जो कि आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ऑक्सिन ये प्लांट हार्मोन है, ये जो है वो सेक्रेट करता है यीस्ट। ठीक है। इसकी स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह से फाइनली एक और यीस्ट है न्यूरोस्पोरा, दैट इज कॉल्ड एज पिंक ब्रेड मोल्ड। ये पिंक ब्रेड मोल्ड है। ब्लैक ब्रेड मोल्ड क्या थी, राइजोपस। ये पिंक ब्रेड मोल्ड है। न्यूरोस्पोरा ये फंगस है। ठीक है। ये भी इसको इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। ये इंशाल्लाह इसके वाले से मज़ीद जो डिटेल है न्यूरोस्पोरा के वाले से आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर में। होपफुली यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।